हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग गतिमान वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी के फार्मूला को सिद्ध किया था। इसके पश्चात गुरुत्व के अंतर्गत गति, अगर हम किसी पार्टिकल को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो उसके गति करने के लिए कौन कौन से समीकरण होंगे। कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो उसके लिए समीकरण क्या होगा। इसके पश्चात सापेक्षिक वेग को पढ़ा था हम लोगों ने। सापेक्षिक वेग क्या परिभाषा होती है, इसकी सूत्र क्या होता है, इसकी स्थितियां क्या होती हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिकों के साथ जो पिछला लेसन था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कंप्लीट हो गया था। आज अब हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 समतल में गति, मोशन इन प्लेन। थोड़ा ये बड़ा चैप्टर होगा, इसमें हम लोगों को वेक्टर के विषय में विस्तृत जानकारी मिलेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जोड़ना घटाना, ठीक है, फिर इसके बाद इनके गुण क्या होते हैं, इनके जोड़ने घटाने के नियम क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम लोग इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको आप प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है, उसका क्षैतिज परास क्या है, उड्डयन काल क्या है, ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या है, इन सभी के सूत्रों को सिद्ध करते हुए हम लोग पूरा प्रक्षेप पढ़ेंगे। इसके पश्चात इसी में एक छोटी टॉपिक, एक समान वृत्तीय गति भी पढ़ना है। एक समान वृत्तीय गति के साथ साथ अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, ठीक है, इतनी सभी टॉपिकों को पढ़ना है इसमें। तो इस तरीके से ये लेसन काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर होगा, पढ़ने में आपको आनंद मिलेगा इसे। ओके, तो शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, फिर से एक बार, चैप्टर 4 समतल में गति, मोशन इन प्लेन। ओके, मैं इसमें सबसे पहली टॉपिक आपको पढ़ाऊं अदिश राशि। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग जानते भी हैं, और पिछली क्लास में हमने आपको इसे पढ़ाया भी था। अदिश राशि जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, तो कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इसमें उदाहरण लिखा जाता है, चाल है, दूरी है, समय है, घनत्व है, द्रव्यमान है। तो इस तरीके से बहुत सारी राशियां हैं जिससे हमें परिमाण का ज्ञान तो होता है और दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो वो राशियां जिससे हमें परिमाण का ज्ञान हो जाए, आंकिक मान का पता चले, लेकिन उनकी दिशा का पता न चले, तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, यानी परिमाण का तो पता चल ही रहा है और उसी के साथ साथ हमें दिशा का भी ज्ञान हो गया, तो क्या कहलाती हैं वो, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेग, विस्थापन, त्वरण, ठीक है, आदि। इस तरीके से अनेक उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं किसके, सदिश राशियों के। ओके, अगली टॉपिक होगी हम लोगों की सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण। सदिश राशियों का संकेतन एवं
निरूपण, जिसको हम लोग नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण। तो सदिश राशियों का संकेतन किया कैसे जाता है? तो सदिश राशियों का जो संकेतन होता है वो सदिश राशियों के ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा करके किया जाता है। जैसे अगर आपको विस्थापन का सदिश रूप देखना है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे, एक तीर का चिन्ह लगा देंगे। अब इससे पता चलेगा कि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल की बात करें, बल के ऊपर क्या लगा दीजिए? वेक्टर लगा दीजिए। यानी कि जो संकेतन होता है, संकेतन वो सदिश राशियों के ऊपर तीर के चिन्ह को लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से हम सदिश राशियों को संकेत कर देते हैं। अब जो ये तीर का चिन्ह होता है, ठीक है, अब जो ये तीर का चिन्ह होता है इसमें दो चीजें होती हैं। एक तीर की लंबाई होती है जिसको पुच्छ भाग कहा जाता है, और एक इसका बाड़ाग्र होता है, माने तीर के आगे का भाग होता है। तो जो इसके तीर की लंबाई होती है वो राशि के परिमाण को व्यक्त करती है, आंकिक मान को व्यक्त करती है, और जो ये बाड़ाग्र होता है वो उसके दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसी को पुच्छ भाग और इसी को अग्रभाग कहा जाता है, या तीर की लंबाई या तीर का अग्रसिरा या बाड़ाग्र कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सदिश राशियों को संकेतित करते भी हैं, माने संकेत के द्वारा दिखाते भी हैं और उसको निरूपित करते भी हैं। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे ये विस्थापन है, इसी को मोटे अक्षरों में लिख दिया जाए। कौन से अक्षरों में? मोटे अक्षरों में। मोटे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में अगर लिख दिया जाए तो वो भी सदिश राशियों का क्या हो जाता है? निरूपण हो जाता है, ठीक है। थोड़ा मोटे अक्षर में लिखा होगा तो आप इस पे न जाइए, मोटे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में आप सीधे सीधे ध्यान में रखिए कि अगर हम कोई संकेत है, संकेत के ऊपर अगर हम तीर का चिन्ह लगाते हैं तो वो सदिश राशि को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यानी कि वो वेक्टर सदिश का चिन्ह हो जाएगा। दूसरी चीज, तीर के चिन्ह में जो तीर की लंबाई होती है वह उसके परिमाण को व्यक्त करती है, और जो तीर बाड़ाग्र होता है यानी कि जो अगला सिरा होता है वह उसके दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इस तरीके से ये सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगली टॉपिक होगी सदिशों का वर्गीकरण। सदिशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का वर्गीकरण। तो नंबर 1, इसमें हम लोग नंबरिंग करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो नंबर 1 पढ़ा जाता है समान सदिश। समान सदिश इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है कि ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो, ऐसे दो समांतर सदिश कर दीजिए, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशा एक समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। तो जैसे मैंने खींच दिया, ये है वेक्टर ए और दूसरा मैंने खींच दिया, ये है वेक्टर बी। आप देख रहे होंगे कि इनकी जो लंबाई है, दोनों की लंबाई एक समान है, दोनों की दिशा एक समान है और दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो इस तरीके के जो सदिश होते हैं इनको समान सदिश कहा जाता है। तो ये जो है ये समान सदिश के उदाहरण है।
तो इनको लिखा क्या जा सकता है कि वेक्टर ए ये बराबर है वेक्टर बी के। ओके, नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, जिसको हम लोग कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स आर निगेटिव वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स आर निगेटिव वेक्टर्स। ओके, अब देखिए जो ये विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं, कहा जाता है कि ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो तो उन्हें विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका फिगर ड्रा करूं तो ये देखिए, जैसे मैंने ये बना दिया वेक्टर सी। ठीक है, अब लंबाई यही होगी, सिर्फ दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, ये मैंने बना दिया वेक्टर डी। अब यहां पर वेक्टर सी, जो वेक्टर सी है वो वेक्टर डी के तो बराबर है, लेकिन इसकी जो दिशा है वो विपरीत है, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर डी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। ओके, नंबर 3 पढ़ा जाता है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश समरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर्स कहा। समान या असमान परिमाण के वे सदिश जो एक दूसरे के समांतर होते हैं समरेखीय सदिश कहलाते हैं। यानी कि वो समान परिमाण के भी हो सकते हैं, असमान परिमाण के भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। अगर वे दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो समरेखीय सदिश है। जैसे मैंने कह दिया ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर एफ, ये तो मान लीजिए असमान सदिश है भाई, दोनों की दिशा सेम है। अगर अब आप चाहें कि दिशा विपरीत कर दें तो आप दिशा इनकी विपरीत भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ई एफ हो गया, इसको आप जी एच कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी समरेखी सदिश है और ये भी समरेखी सदिश है। समान हो चाहे असमान हो, लेकिन एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, तभी वो समरेखी सदिश कहलाएगा। ओके, नंबर 4 सहप्रारंभिक सदिश। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है कि वे सभी सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, वे सभी सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सहप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं, देखिए है ना, ये सारे जो वेक्टर्स हैं, अगर मैं इसको ओ मानूं, अगर मैं इसको वेक्टर आई कहूं और इसको जे कहूं और इसे के कहूं, तो वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के का जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है, ओ है। अर्थात ये सभी वेक्टर्स एक ही बिंदु से शुरू हुए हैं, इसीलिए इनको सहप्रारंभिक सदिश कहा जाएगा।
ओके, अगला पढ़ेंगे हम लोग सह समतलीय सदिश। को प्लैनर वेक्टर्स। सह समतलीय सदिश को प्लैनर वेक्टर्स क्या कहा जाता है? वे सभी सदिश जो एक ही समतल में स्थित होते हैं सह समतलीय सदिश कहलाते हैं। यानी कि सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में स्थित होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हो, जैसे ये वेक्टर मैंने ए बना दिया, ये वेक्टर मैंने बी बना दिया, ठीक है, ये वेक्टर मैंने सी बना दिया, यानी कि प्लेन सतह एक ही होनी चाहिए। जैसे कोई सीट है उसी पे आप चाहे जितने वेक्टर बना दीजिए, वो सब एक प्लेन में है, उनकी सतह चेंज होनी नहीं चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे? सह समतलीय सदिश कहलाएंगे। ओके, एकांक या मात्रक सदिश, एकांक या मात्रक सदिश जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। एकांक या मात्रक सदिश कहा जाता है कि वह सदिश जिसका परिमाण इकाई या एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, जो एकांक सदिश होता है उसमें कैप लगा करके उसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो अक्षर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो भी होगा उसके ऊपर क्या लगा होगा? कैप ए लगा होगा। ठीक है, यानी कि कैप ए, अब ये जो कैप ए है ये वेक्टर ए का एकांक सदिश है। ठीक है, एकांक सदिश बराबर लिखा जाता है वेक्टर ए अपान ए, यानी कि सदिश ए, सदिश ए अपान सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। ठीक है, यही क्या होता है? एकांक या मात्रक सदिश होता है। ओके, लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश जिसको कहा जाता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं एक फिगर आप लोगों को बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। एक्स अक्ष पर एकांक सदिश आई को दिखाया जाता है, वाई पर एकांक सदिश जे को दिखाया जाता है और जेड अक्ष पर एकांक सदिश कैप के को दिखाया जाता है। परिभाषा में हम लोग लिखेंगे लंबकोणीय अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक सदिश को कैप आई, कैप जे, कैप के रूप में लिखा जाता है, जिसे लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। फिर से एक बार क्या कहेंगे? लंबकोणीय अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक सदिश की दिशाओं को एकांक सदिश कैप आई, कैप जे, कैप के रूप में लिखा जाता है, जिसे लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स अगली टॉपिक होगी शून्य सदिश, जिसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। कहा जाता है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को हम लोग ऐसे जीरो वेक्टर, वेक्टर जीरो के रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसके विषय में एक दो चीजें कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ये शून्य सदिश होते हैं इनका जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है यह समपाती होता है और इनकी जो दिशा होती है वो अनिश्चित होती है, कोई इनकी दिशा वगैरह होती नहीं है।
और इनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वही इनका अंतिम बिंदु होता है, इसीलिए इनको संपाती बिंदु की संज्ञा दी जाती है। हाँ, तो ये हो गया शून्य सदिश। अब शून्य सदिश के कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है। शून्य सदिश के गुणधर्म आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर्स, ठीक है। कहा जाता है कि शून्य सदिश सदिश योग का तत्समक रूप होता है। जो शून्य सदिश होता है वो सदिश योग का तत्समक रूप होता है। जैसे अगर हम जीरो वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ें, ये बराबर होता है, या ए वेक्टर या वेक्टर ए में हम लोग जीरो वेक्टर जोड़ें तो भी हम लोगों को ए वेक्टर ही प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि जीरो वेक्टर में ए वेक्टर जोड़े या ए वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़े, इन दोनों स्थितियों में हमको वेक्टर ए ही प्राप्त होता है। ओके। नंबर 2 कहा जाता है कि शून्य सदिश को किसी परिमित संख्या m से गुणा करने पर शून्य सदिश ही प्राप्त होता है। यानी कि m इंटू जीरो वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिखेंगे कि शून्य सदिश को किसी परिमित संख्या m से गुणा करने पर हमें शून्य सदिश ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से दूसरा हो जाता है। नंबर 3 कहा जाता है कि किसी परिमित सदिश वेक्टर a को शून्य सदिश से गुणा करने पर भी हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। यानी कि 0 इंटू वेक्टर a इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इस तरीके से ये शून्य सदिश के गुणधर्म हो जाते हैं, ठीक है। आ जाते हैं आगे। स्थानीय या नियत सदिश, स्थानीय या नियत सदिश जिसको लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है। लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है कि वे सभी वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत होता है, नियत सदिश कहलाता है, ठीक है। स्थानीय भी कह सकते हैं, स्थानीय या नियत सदिश कहलाता है। मुक्त सदिश जिसको हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। कहा जाता है कि वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत न हो, जिसके प्रारंभिक बिंदु को उसी रेखा पर आगे किसी बिंदु पर स्थित कर देने से उसके वेक्टर पर कोई प्रभाव न पड़े, मुक्त सदिश कहलाता है। जैसे वेग होता है, विस्थापन होता है, ये सब क्या कहलाते हैं? मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।